हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ने क्लास 11 चैप्टर 10 द सेल साइकिल। उसमें हमने पिछले लेक्चर में एनाफेज स्टेज की स्टडी की थी और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टीलोफेज की। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज की। प्रोफेज इसमें क्रोमोजोम शॉर्टर होना शुरू कर देते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते हैं। और प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो क्रोमोजोम में चेंज हो जाते हैं। फिर मेटाफेज आती है। मेटाफेज मेटाफेज में क्रोमोजोम अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं और इसमें क्रोमोजोम की और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोजोम होते हैं वो सबसे शॉर्टर होते हैं। प्रो मतलब प्री, कह सकते हैं पहली, ये पहली स्टेज है। ठीक है। मेटा मतलब बीच की, ये बीच की स्टेज है। फिर नंबर थर्ड पे आती है एनाफेज। एनाफेज इसमें क्रोमोसोम बीच में ना होके पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये है एनाफेज। ठीक है। इसमें एकदम ऊपर पोल की तरफ एकदम से ऊपर नहीं पहुंचते हैं क्रोमोसोम, मतलब पोल से थोड़ा नीचे रहते हैं लेकिन बीच से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये होती है एनाफेज स्टेज। और ये है स्पंडल फाइबर। और एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये होता है सेंट्रोमियर, जहाँ पे क्रोमेटिड जो है अटैच होते हैं, ये स्प्लिट हो जाता है दो में और फिर इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड। ठीक है। और ये दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब दो इवेंट होते हैं, एक तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जो क्रोमेटिड है फिर अपोजिट साइड पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये इवेंट्स घटते हैं एनाफेज में। और आज का हमारा लेक्चर है फिर टीलोफेज। टीलो मतलब जो लास्ट की स्टेज है, टीलो, टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, ये है टीलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब जो टीलोफेज स्टेज है ना वो प्रोफेज की एकदम उल्टी होती है। प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो जाती है और जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपेयर हो जाता है। मतलब इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है सब चीज का, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियस भी दोबारा से दिखने लगता है। ठीक है। और जो क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे ना, मेटाफेज में सबसे ज्यादा कंडेंस हो गए थे, वो दोबारा से डीकंडेंस हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब हाइड्रेशन की वजह से वो डीकंडेंस हो जाते हैं। वो क्रोमेटिन थ्रेड में वो चेंज होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड मतलब इस तरीके से जो हर क्रोमोसोम है वो अपने इंडिविजुअलिटी को खो देता है, इस तरीके से वो इंटरवोवन हो जाते हैं। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tend to collect at each of the two poles. This is the stage which show the following key event. इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं? Cluster at opposite spindle pole and their identity is lost as discrete element. मतलब जो उनकी आइडेंटिटी थी ना, हर क्रोमोसोम को गिना जा सकता था, वो अब गिना नहीं जा सकता है। वे थ्रेड के रूप में एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हो गए और एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना ली, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियस। ये जो है ना, दोनों पोल पे क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए हैं ना, और इसमें जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये रीअपियर होगी। हो गया ना, इसका मतलब दो ग्रुप बन गए दोनों अपोजिट पोल पे, एक इस पोल पे और दूसरा इस पोल पे। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दोबारा से जो है रिफॉर्म हो गई। तो जो टीलोफेज है वो सबसे लास्ट की स्टेज है और प्रोफेज से एकदम से रिवर्स है। ठीक है। अब चूंकि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया सेल के अंदर, ये एक सेल है और सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ठीक है ना। तो अब जो साइटोप्लाज्म है ना, इसका भी तो डिवीजन होगा, तभी दो डॉटर सेल्स बनेगी, है ना। तो अब जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, ये भी डिवाइड होगा। तो टीलोफेज के बाद की जो अवस्था होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना वो टू टाइप से होता है। एक होता है सेल फ्रो और दूसरा होता है सेल प्लेट। जो सेल फ्रो होती है ना, सेल फ्रो
वो एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में। दूसरा होता है सेल प्लेट, ये होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो सेल फ्रो होता है ना, जैसे सेल है, सेल सेल के बीच में एक फ्रो बनना शुरू हो जाता है इस तरह से, ऐसे सेल मेम्ब्रेन में एक फ्रो बनना शुरू हो जाता है। और ये अंदर की तरफ ऐसे, जो सेल फ्रो है ग्रेजुअली डीपर होना शुरू कर देती है, मतलब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना शुरू करती है। और लास्ट में ये दोनों फ्रो है ना एक दूसरे से मिल जाते हैं और सेल दो में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो सेल प्लेट है ना, वो सेल के बीच से बनना शुरू होती है, सेल के बीच से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल है ना, उसके बाहर एक सेल वॉल मिलती है जो हार्ड होती है, जो हार्ड होती है, और वो अंदर की तरफ इजीली नहीं धस सकती है, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो क्या लचीली होती है, इलास्टिक होती है, वो इजीली अंदर की तरफ धसती चली जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, और वो जो चूंकि हार्ड होती है और अंदर की तरफ नहीं धस सकती है, इसीलिए प्लांट में जो डिवीजन होता है ना सेल का, वो सेल प्लेट से होता है और बीच से बनती है, और बीच से वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बनती हुई चलती है और सेल दो में डिवाइड हो जाती है। Mitosis accomplishes not only the segregation of the duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division get completed. जैसे ही सेल का डिवीजन कंप्लीट होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद, सेल अपने साइटोप्लाज्म को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल को साइटोप्लाज्म ही चाहिए, है ना। अपने सर्वाइव के लिए दोनों सेल को साइटोप्लाज्म ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स भी दोनों इंडिविजुअल सेल को चाहिए होती हैं। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो भी बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है। लेकिन वो कैरियोकाइनेसिस के बाद की स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्रो की अपीयरेंस होती है, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर की तरफ धसती चली जाती है। ये फ्रो है ना, इस तरह से एक फ्रो बनती है सेल मेम्ब्रेन में, ऐसे। और ये धीरे धीरे डीपर होती चली जाती है इस तरह से। The frog gradually deepens and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two. मतलब बीच में चली जाती है धीरे धीरे, ये बीच में नहीं बना है एक्चुअल में, लेकिन समझना ये बीच में बना है, और धीरे धीरे ये बीच में चला जाता है और दोनों फ्रो जो है, दो एंड है ना दोनों फ्रो के, वो मिल जाते हैं सेंटर में। इस तरह से सेल दो में डिवाइड हो जाती है। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। जबकि जो प्लांट सेल है ना, ये प्लांट सेल है, सेल के बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, है ना, सेल वॉल। मतलब अगर सेल को डिवाइड करना है तो जो सेल वॉल है ना, इसे भी अंदर धसना पड़ेगा, है ना, तभी तो डिवाइड होगी दो में। लेकिन सेल वॉल जो है ये रिजिड होती है ना, हार्ड कवरिंग होती है, ये अंदर की तरफ आसानी से इन्वेजिनेट नहीं होती है, ये आसानी से अंदर की तरफ नहीं धसती है ना। इसीलिए जो है सेल फ्रो नहीं बनती है, और प्लांट सेल जो बीच में एक सेल प्लेट बनती है उससे डिवाइड करता है। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. ठीक है ना। और मतलब धीरे धीरे जो ये प्लेट है ना, ये बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू होती है, इस तरह से बाहर ग्रो होना शुरू हो जाती है, और ये बाहर जो आउटर जो लेटरल वॉल है ना, उससे मिल जाती है, मतलब इस तरह से डिवाइड कर देती है सेल को। The formation of the new cell wall begin with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cell. मतलब जो प्लेट है ना, जो प्लेट बनी है उसको मिडिल लैमिला बोल सकते हैं। मिडिल लैमिला मतलब जैसे एक सेल है और ये दूसरी सेल है, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है ना बीच में, ये इसको मिडिल लैमिला बोलते हैं, इसको मिडिल लैमिला बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सेल प्लेट बनी है ना ये बीच में सेल की, ये इसको मिडिल लैमिला बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल है, जैसे ये पूरी सेल है ऐसे ना, ये बीच में एक प्लेट बन गई है, ये प्लेट बन गई है, तो दोनों तरफ इसके सेल वॉल बन जाएगी, इधर सेल वॉल बन जाएगी, दूसरे दूसरी सेल के ना, इधर एक सेल की सेल वॉल बन जाएगी, इधर दूसरी सेल की सेल वॉल बन जाएगी, अंदर की तरफ फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो जब बीच का जो हिस्सा हुआ ना मिडिल लैमिला, इसको मिडिल लैमिले बोल सकते हैं।
At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastic get distributed between the two daughter cell. मतलब जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हाफ हाफ, है ना, क्योंकि इन सबका डुप्लीकेशन हो चुका होता है, मतलब सब जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है डबल हो जाती है क्योंकि दोनों डॉटर सेल में उनको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है. इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. ठीक है ना, मतलब ये एक सेल है, सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया है दो में. ठीक है, फिर इस न्यूक्लियस का फिर डिवीजन हो गया है, ये भी दो में डिवाइड हो गया है ऐसे. लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ना, वो नहीं हो पाता है किसी कारणवश. तो क्या होगा, जितनी भी न्यूक्लियस है ना वो एक सेल के अंदर ही होंगे. बोले ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस. इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइजियम. ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज, ये मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होगी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द सिंसाइजियम कंडीशन. एग्जाम्पल जो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है ना, वो सिंसाइजियम की वजह से होता है. उसमें जो है न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है. मतलब उस साइटोप्लाज्म में, उस लिक्विड में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है तैरते रहते हैं. ठीक है ना, उस वाटर को वो जो मतलब ड्रिंक करते हैं, तो वो वाटर होता है सिंसाइजियम की वजह से, वो होता है एंडोस्पर्म. ये एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ेंगे एंडोस्पर्म कैसे बनता है. ठीक है, तो लास्ट आया माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस महत्वपूर्ण क्यों होता है. जो माइटोसिस है, एक तो ये सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल में मतलब देहिक सेल में, मतलब इसकी वजह से ग्रोथ होती है, इसकी वजह से ग्रोथ होती है. रिपेयरिंग में काम करता है, मतलब कोई सेल डैमेज होगी, इंजरी होगी, तो उस सेल की जगह दूसरी सेल जो बनती है वो माइटोसिस की वजह से ही बनती है. दूसरा, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या हमेशा समान रहती है. ठीक है, मतलब डिप्लॉइड सेल में होता है और ये हैप्लॉइड सेल में बहुत कम होता है. जैसे कुछ एनिमल है उसमें भी होता है, जैसे हनी बी में जो मेल होता है ना, जो मेल होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो होता है. जो मेल है वो मतलब वो गैमिट से बनता है, गैमिट, गैमिट होता है हैप्लॉइड. और इसे माइटोसिस की वजह से जो मेल बनता है, मेल भी वो बनता है. तो कुछ जो लोअर प्लांट है उसमें भी ऐसा ही होता है, मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर है, दोनों में ही जब माइटोसिस की डिवीजन होती है, तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्ट टू द डिप्लॉइड सेल, मतलब ज्यादातर ही डिप्लॉइड सेल में ही होता है. ठीक है ना, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम स्पेशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस. लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट है, कुछ सोशल इंसेक्ट है जैसे हनी बी वगैरह बताया था, उनमें भी हैप्लॉइड माइटोसिस मिलता है. It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of the some example where you have studied about haploid and diploid insects? Mitosis usually result in the production of the diploid daughter cells. Diploid daughter cell बनती है. अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा. ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है. चीज मतलब हर सेल ऑर्गेनिज्म का डुप्लीकेशन होता है और डॉटर सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है ना, इस तरह से एक डिप्लॉइड डॉटर सेल ही बनती, डिप्लॉइड पेरेंट से डिप्लॉइड डॉटर सेल ही बनती है. मतलब ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोजोम चेंज नहीं होता है, क्रोमोजोम की संख्या चेंज नहीं होती है. विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट, आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट मतलब डीएनए की जो मात्रा है ना वो बराबर बराबर होती है दोनों में. द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, है ना, जो ग्रोथ होती है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी माइटोसिस की वजह से होती है. Cell growth result in distributing or ratio between the nucleus and cytoplasm. Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ा जाता है तभी सेल डिवाइड होती है. ठीक है ना, वो हमने पहले भी देखा था, है ना. जब साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म जब बढ़ता है, सेल ग्रोथ होती है, तो न्यूक्लियस भी बढ़ता है, क्योंकि जो डीएनए होता है ना अंदर इसके न्यूक्लियस के, वो सारी सेल को रूल करता है. ठीक है ना, तो न्यूक्लियस को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है, वहाँ 1/1 करना पड़ता है. लेकिन जब सेल का साइज बढ़ता है ना, तो इसका सरफेस एरिया घट जाता है. सरफेस एरिया घट जाता है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है ना सेल, उसका अमाउंट कम हो जाता है. तो इतनी बड़ी सेल को फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए सेल को फिर डिवाइड करना होता है. ठीक है ना, क्योंकि जितनी बड़ी सेल होती है ना, उसका सेल सरफेस एरिया कम होता है. ये हमने पहली वीडियो में शायद से पढ़ा था, पहली में दूसरी में,
ये हमने सब देखा था, ठीक है। इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसे सेल डिवाइड करती है 1:1 का रेशियो करने के लिए। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर में होता है, मतलब सेल अगर डैमेज होगी, टूट फूट होगी, तो उस सेल की जगह दूसरी सेल बनती है, क्योंकि बहुत सारी सेल ऐसी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। जैसे ऊपर की एपिडर्मस लेयर है, स्किन लेयर है, वो डैमेज होती रहती है, सेल हटती रहती हैं, उसके जगह नई सेल बनती रहती हैं। गट है हमारा, है ना, ईसोफेगस है, फूड हम इनटेक करते हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से सेल जो है डैमेज होती रहती हैं। ऐसे तो उन्हें रिपेयर की जरूरत होती है, तो ऐसे में माइटोसिस ही हेल्प करता है। तो माइटोसिस के हेल्प से ही सेल रिपेयर होती हैं। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल है। ब्लड सेल जो आरबीसी की एज कितनी होती है, आरबीसी की एज होता है 120 डेज, है ना, 120 डेज होती है एक सेल की, मतलब 120 डेज के बाद इसको रिप्लेस होना ही पड़ेगा। इस तरह डब्ल्यूबीसी की और कम होती है, ब्लड प्लेटलेट्स की कम होती है, तो इस तरह से ये जो सेल है ना, ये रिप्लेस होती रहती हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीजन, ठीक है ना। आर बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट, जैसे प्लांट का जो ये शूट टिप होता है ना, ये होता है एपिकल। एपिकल मतलब ऊपर का, एपिकल। एपिकल जो पोर्शन होता है उसमें मेरिस्टेम होती है, जो बराबर डिवीजन करती रहती है, और इसी से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना। ये रूट टिप पे होता है या शूट टिप पे होता है ना, इसे एपिकल पोर्शन बोलते हैं। इस एपिकल पोर्शन में क्या होती है, मेरिस्टेम होती है, जो हमेशा ही डिवाइड करती रहती है, इससे प्लांट ग्रोथ होता है, रूट ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये माइटोसिस डिवीजन की वजह से ही होता है। द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम। जो लेटरल कैम्बियम है, ऐसे जो लेटरल कैम्बियम, उसमें जब डिवीजन होती है ना, तो जो प्लांट है वो मोटाई में बढ़ता है। रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। इस तरह से प्लांट जो है अपने पूरे जीवन जो है ग्रोथ करता रहता है। तो ये माइटोसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। छोटे से एक छोटे से जाइगोट से बढ़ना शुरू होता है, और इतने बड़े बड़े प्लांट और एनिमल हो जाते हैं। उसकी वजह होती है माइटोसिस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, एक तो ग्रोथ में और रिपेयर में, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने माइटोसिस डिवीजन को कंप्लीट कर लिया, और हम शुरू करेंगे म्यूसिस डिवीजन, जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।